आईटीआई का अभी रिजल्ट भी आ चुका है एंड आप सभी लोग अभी अप्रेंटिसिप के लिए ट्राई करेंगे। उससे पहले होता है कि जो भी चीज़ हम करने जाएं उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो आईटीआई अप्रेंटिसिप क्या होती है, इसका क्या फ़ायदा मिलता है आपको, कहाँ से आपको करनी चाहिए, कौन सी अप्रेंटिसिप बेस्ट है, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपके लिए सूटेबल है, ये सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अप्रेंटिसिप को लेकर। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अप्रेंटिसिप क्या है। टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे बड़ी बात है, हम लोग मुद्दे पे ही बात करेंगे यहाँ पे। तो अप्रेंटिसिप क्या है, तो अप्रेंटिसिप क्या है, आईटीआई जब आप करते हैं तो आईटीआई आपका क्या है, एक ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है, जिसमें आप जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ें आप सीखते हैं। साथ में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसे कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल एंड आप कैसे किसी से बात करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आप आईटीआई में सीखते हैं। तो बेसिकली इसके बाद आईटीआई के बाद आप क्या हो जाते हैं, आईटीआई के बाद आप एक होते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर कह सकते हैं आप, या ऐसे कह लीजिए आप जस्ट आपके पास थोड़ी स्किल होती हैं। वो भी जो स्किल रहती क्या रहती है, थ्योरेटिकल रहती है। एंड प्रैक्टिकल में आप कोई जॉब बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, उन पर अलग अलग जो आपके ऑपरेशन होते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन हो गए, या आप इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उनकी टेस्टिंग हो गई, ऐसे छोटे छोटे आप चीज़ें करके सीखते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या है, उन छोटी चीज़ों जैसे वेल्डिंग में आप बट जॉइंट बना रहे हैं, तो ये बट जॉइंट इंडस्ट्री में हमें नहीं बनाना एक्चुअल में कुछ प्लेट को काट के, वहाँ हमें यही काम किस मशीन के पार्ट्स पे करने हैं, बाइक गाड़ियों की चेचिस पे काम करना है। तो अप्रेंटिसशिप में बेसिकली क्या होता है, जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा अभी उसी की आप क्या करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। जॉब से पहले की एक ट्रेनिंग होती है कि आप जॉब के लिए तैयार होते हैं, नौकरी के लिए तैयार होते हैं, किसी कंपनी में काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो वही है आपका अप्रेंटिसशिप, ठीक है। एंड गवर्नमेंट भी इस पे 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट आया था, उसके बाद से इसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे सुधार किए गए। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगहों पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ बढ़ाई गई, जिससे कि एक ट्रेंड युवा जो है, एक स्किल्ड वर्कर, एक स्किल्ड युवा तैयार हो बाकी कंपनीज़ में, बाकी विभागों में काम करने के लिए। तो अप्रेंटिसशिप को अगर हिंदी में समझें या ऐसे शब्दों में समझें तो क्या है, अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ट्रेनिंग कार्यकाल होता है, जिसमें अभ्यर्थी को औद्योगिक कार्य यानी इंडस्ट्रियल वर्क के लिए ट्रेन किया जाता है। इस कार्यकाल के दौरान व्यक्ति एक सामान्य वर्कर की तरह काम करता है और साथ में उनकी ट्रेनिंग होती है और साथ में उनको कुछ मानदेय या स्टाइपेंड दिया जाता है। तो ये तो हो गया अप्रेंटिसशिप। अब बात करें अप्रेंटिसशिप के लिए योग्यता क्या होती है। तो अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो आप अगर 10th पास हैं तब भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आप 12th पास हैं तब भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आप आईटीआई पास आउट हैं तो भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, डिप्लोमा है तो भी कर सकते हैं। बस ये है कि वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है। अगर वैकेंसी आई है तो आप अप्रेंटिसशिप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 10th पास हैं जनरली अप्रेंटिसशिप जो होती है 2 साल या 1.5 साल की होती है। आईटीआई पास आउट की अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है। डिप्लोमा एंड बीटेक की भी अप्रेंटिसशिप 1-1 साल की होती है। तो अब बात करें यहाँ पे योग्यता, तो योग्यता आप समझिए, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, 10th हैं, 12th हैं तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ योग्यताएं और रखी गई। मिनिमम आपकी एज 16 साल होनी चाहिए, वैसे तो 14 में भी कई कई जगहों पे, बट मिनिमम 16, या आप यूँ बात करें तो मैक्सिमम जो है 24, कुछ जगहों पे 28, इस तरह से योग्यता रखी जाती है। एज़ पर योर कैटेगरी आपको इसमें छूट भी मिलती है। दूसरी अब बात करें अप्रेंटिसशिप के प्रकार, अप्रेंटिसशिप होती कितने तरह की है। तो जैसा अभी हमने बताया, अप्रेंटिसशिप होती टोटल 3 तरह की। एक है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, दूसरी ट्रेड अप्रेंटिस एंड तीसरी तकनीकी या टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ग्रेजुएट अप्रेंटिस है जो ग्रेजुएशन करने के बाद कोई कैंडिडेट कर सकता है। ट्रेड अप्रेंटिस है जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स करते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है जो डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स करते हैं। तो यहाँ आगे हम जो डिटेल में बात करेंगे वो बात करेंगे आईटीआई अप्रेंटिसशिप की, ठीक है। किसकी, ट्रेड अप्रेंटिसशिप या आईटीआई अप्रेंटिसशिप की। अब यहाँ बात करें अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। जैसे आप कोई भी काम जब करने जाएंगे सबसे पहला आपका सवाल यही होता है कि सर हमको क्या वहाँ कुछ मिलेगा भी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो देखिए, डिपार्टमेंट वाइज स्टाइपेंड एंड फैसिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड ज़्यादा देते हैं, कुछ में आपका स्टाइपेंड कम है। जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिक्स है स्टाइपेंड, बट स्टेट वाइज ये डिफ़र करता है। तो जनरली जो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है 7,000 से लेके 10,000 तक ट्रेड अप्रेंटिसशिप को स्टाइपेंड देखने को मिल जाता है। जैसे जो रेलवे उसमें जनरली 7 से 8,000 तक स्टाइपेंड मिलता है एज़ पर योर ट्रेड, 1 वर्षीय है 2 वर्षीय। कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, आईओसीएल हो गया, कुछ और हो गया, उसमें आपको अप्रेंटिसशिप जो है थोड़ी
ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार प्राइवेट सेक्टर में भी आपको स्टाइपेंड जो है वो ज़्यादा देखने को मिल जाता है। स्टाइपेंड बेसिकली आपका एक सैलरी होता है, एक मुश्त एक रकम होती है। इसमें कोई आपका महंगाई भत्ता या कुछ एचआरए ये सब नहीं रहता है। बस आपको एक मुश्त एक रकम दी जाती है जो कि डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इस पे भी गवर्नमेंट का कुछ अभी सुधार आया था, जिसके बारे में हमने वीडियो बना दिया था कि गवर्नमेंट अब आपको जो स्टाइपेंड मिलता है उसका 25% सरकार पे करती है आपके एम्प्लॉयर को, बाकी का पोर्शन जो है एम्प्लॉयर आपको पे करता है। तो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड 7 से 10,000 तक देखने को मिल सकता है। अगली है अप्रेंटिसशिप के बाद सर्टिफिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई काम करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो काम और कोर्स के साथ साथ वैल्यू होती है मेन उसके सर्टिफिकेट की, जो कि इस चीज़ को प्रूव करता है कि यस आपने उसको सक्सेसफुली किया है। तो अप्रेंटिसशिप के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसके बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज़, बहुत सारी जॉब आती हैं जिसमें ये मैंडेटरी किया रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट है जिसे हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट पहले करते थे अप्रेंटिसशिप, उसमें क्या होता था, अप्रेंटिसशिप के बाद एनसीवीटी आपका एक एग्ज़ाम लेती थी। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट जो है मिलता था। बट अभी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये जो प्रोविज़न एग्ज़ाम वाला वो ख़त्म कर दिया गया है। आपका सिर्फ जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के आधार पे आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो अभी सर्टिफिकेट आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते ही विद इन 1 और 2 मंथ आप अपना सर्टिफिकेट आसानी से, जैसे ही प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड हो जाते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ही प्रोफाइल से। ठीक है, तो अब आपके कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होते। पहले इस एग्ज़ाम के लिए आपको 6-6 महीने 1-1 साल वेट करना पड़ता था। चलिए, तो यहाँ सर्टिफिकेट की बात हो गई, यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब बात करें यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो आप कर रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं या आप आईटीआई कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसे ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ज़रूर कर लेना है। ठीक है, 100% स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर करनी है। वो है आपका NAPS, जो कि सरकार ने एक पोर्टल बनाया था। NAPS एक स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके तहत आपका apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पे सभी छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। कैसे करना है उसका रजिस्ट्रेशन, उस पर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करके अपनी 100% प्रोफाइल जो है ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब अप्रेंटिसशिप करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप आईटीआई कर चुके हैं, अगला है अब आपके दिमाग में आएगा कि रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन कहीं भी होने के लिए पहले आप वहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद अप्रेंटिसशिप में मैक्सिमम केसेस में जो 90% कंपनीज या 90% ऑर्गेनाइजेशन मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन करते हैं, वो मेरिट 10th प्लस आईटीआई के नंबर्स के आधार पे हो सकती है या सिर्फ आईटीआई के नंबर्स के आधार पे हो सकती है। तो मैक्सिमम केस में आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। कुछ कंपनीज हैं जैसे IOCL हो गया, ONGC हो गया, या कई बार भेल हो गया, ये सब क्या करते हैं, कई बार रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडियन नेवी हो गई, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हो गया, ये सब क्या करते हैं, रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। कुछ कंपनी जैसी हैं जो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे आपका अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करवाती हैं। तो ये तो आपके 3 प्रोसेस हैं आपके सिलेक्शन के। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर होता है आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर मेरिट के बेस पे आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, एंड उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जिसमें बोला जाता है अब आप आओ, और दिस जो भी एक डेट दी जाएगी उस डेट पे आप आके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लो। ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी अप्रेंटिसशिप का। अगला स्टेप क्या है, एज, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज जनरली जो रेलवे में रखी जाती है 24 साल रखी जाती है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 28 ईयर्स तक भी रखती हैं अप्रेंटिसशिप के लिए एज, प्लस आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आप SC या ST से हैं 5 ईयर्स का, OBC से हैं तो 3 ईयर्स का, PWD यानी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं तो उस केस में आपको 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के केस में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर इनसे ज़्यादा एज आपकी, जनरली आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप 28 प्लस हो चुके हैं या 24 प्लस हो चुके हैं, तो कुछ अप्रेंटिसशिप के रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। सेम केस यहाँ 5 और 3 ऐड करके आप भी अपने लिए जोड़ सकते हैं। तो ये होता है एज का पैरामीटर। अब बात करते हैं बेनिफिट की। सब कुछ आप कर लेंगे, इतना कुछ करेंगे आप 1 साल, तो आपको लगेगा इसका कुछ फ़ायदा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो
तो यस, अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे, ये एक ऐसी चीज़ ना, जैसे कुछ चीज़ें होती लाइफ में उनके फ़ायदे होते हैं। जैसे आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, फ़ायदा ज़रूर है कुछ, अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो सेम अप्रेंटिसशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके कि आप कहिए तो नुकसान कम है बट फ़ायदे ज़्यादा हैं। नुकसान तभी है जब आपको लग रहा हो नहीं, आप तैयारी करके इस 1 साल में अच्छी मेहनत करके कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, फिर भी आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, तो हम नुकसान कह सकते हैं। अदरवाइज़ इसके सिर्फ फ़ायदे हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है जिसमें आप कुछ अपनी पॉकेट मनी बचा के अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ बुक्स, अपने लिए कुछ कोर्सेज परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके साथ साथ इसके बेसिस पे जब वैकेंसीज आती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपको उसका प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे अगर रेलवे की बात करें तो आपको 20% जो है चांस मिलता है। अगर 100 वैकेंसी आती है, 100 में 20 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की होती है। आपको जो अप्रेंटिसशिप का नंबर आया उसका 1/3 का वेटेज मिलता है। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट मिलती है। एंड ये जो 20% वाला वेटेज ना, ये सबसे अच्छा है। इसमें आप अगर 100 में से 30 से 35 नंबर भी ले आते हो ना रिटन टेस्ट में ग्रुप डी के, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। सेम अगर बात करें जो हमने एमडीएल की बात की थी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की, यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं। जब इसमें परमानेंट जॉब आती है तो 100% सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों को लिया जाता है। सेम बात करें इंडियन नेवी की या जो शिपयार्ड लिमिटेड होते हैं उनकी, इसमें भी अप्रेंटिसशिप वालों को 100% मौका दिया जाता है। ठीक है। सेम अगर डीआरडीओ से आपने अप्रेंटिसशिप की, कई बार वैकेंसी आती है एक सिर्फ अप्रेंटिसशिप जिन्होंने डीआरडीओ से की है उन्हें जो है वेटेज मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। तो प्रेफरेंस वो ऐसा होता है ना कि एक छात्र है जिसने 50 नंबर स्कोर किए 100 में और आपने 40 किए, लेकिन आपने अगर अप्रेंटिसशिप की है तो आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है अप्रेंटिसशिप का। एंड दूसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि शायद आप लोग इग्नोर करते हैं, आईटीआई करके अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको 12,000 रुपये दे सैलरी। ठीक है। लेकिन आईटीआई के साथ जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि आपने अच्छा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने काम किया है, यही सैलरी आपकी हो सकता है 15 से 20,000 के आसपास हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहे हैं। तो अप्रेंटिसशिप करने से आपका जो है आपका एक वैल्यू बढ़ जाता है, आपके बायोडेटा का, आपके रिज्यूमे का एक वैल्यू भी बढ़ जाता है, जो कि आपको आगे बेनिफिट देता है। एंड अप्रेंटिसशिप जितनी आती रहती है उनकी जानकारी हम चैनल पे ऑलरेडी देते रहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपसे वो जानकारी कभी मिस नहीं होगी। अब बात करें टॉप ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। सब कुछ होने के बाद यही ना, अप्रेंटिसशिप हम करेंगे कहाँ से, कैसे करेंगे, पता चल गया, फ़ायदे पता चल गए, नुकसान पता चल गए, सारे क्राइटेरिया पता चल गए। अब है करेंगे कहाँ से। तो देखिए जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन उसको हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। जैसे रेलवे सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप अगर हर साल किसी में आती है तो रेलवे में आती है, ओएनजीसी में आती है, भेल में आती है, डीआरडीओ में, इंडियन नेवी में, एमडीएल में, एचएल में, पीजीसीआईएल, इसरो, बीएसएफ, एयरफोर्स, सेल, मेट्रो, आईओसीएल, पावर प्लांट एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है इनमें आती है वैकेंसीज़। एंड आपको अच्छा खासा रेलवे में आपको सबसे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आप एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप रेलवे के किसी भी जोन से अप्रेंटिसशिप करिए। आप अप्रेंटिसशिप कहीं से किए रहें, ऑल इंडिया में आपको जब रेलवे में वैकेंसी आएगी तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है डीआरडीओ। तो आप लोग डीआरडीओ से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। बीएचईएल में अप्रेंटिसशिप आती रहती है अलग अलग यूनिट्स में। एंड अगर हमें सबसे अच्छी कोई अप्रेंटिसशिप लगती है, रेलवे से भी ज़्यादा मैं इसे प्रेफर करता हूँ, ये है एमडीएल की, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसमें अप्रेंटिसशिप आए तो आप लोग बिल्कुल मौका मत छोड़िएगा। इसमें दूसरी बात ये भी है कि आपका जो सिलेक्शन होता है ना, रिटन टेस्ट के बेस पे होता है। तो रिटन टेस्ट पे होने का फ़ायदा ये होता है कि जिनकी मेरिट भी कम है ना, वो भी सिलेक्शन के चांस यहाँ पे मेहनत करके ले सकते हैं। एंड जब इसमें परमानेंट वैकेंसी आती है तो 100% जो शिप बिल्डिंग में आपने एक्सपीरियंस लिया है ना अप्रेंटिसशिप का, आपको पूरा मौका मिलता है। दूसरा, यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या होता है, CSL एक है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, या इंडियन नेवी का एक है डॉकयार्ड लिमिटेड, या GRSE। इसमें अगर परमानेंट वैकेंसी आती है तो भी आपके पास क्या है, शिप बिल्डिंग की अप्रेंटिसशिप है, तो आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा चांस यहाँ पे है। तीसरा, एक जो इंडियन नेवी, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इंडियन नेवी में क्या होता है, आप अप्रेंटिसशिप जब करते हैं तो इंडियन नेवी में जब कभी वैकेंसी आती है तो कई बार तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप जिन्होंने इंडियन नेवी से की हो 100% सिर्फ उन्हीं के लिए वैकेंसी ही आती है। अभी बीच में आई थी और 1100-1200 पोस्ट थी, हमें लगता है उतने शायद वहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने इंडियन नेवी के स्कूल से, अप्रेंटिसशिप स्कूल या ट्रेनिंग स्कूल से अप्रेंटिसशिप की हो। तो ये कुछ अप्रेंटिसशिप हैं जो कि बहुत अच्छी हैं
उसके साथ साथ सेल में भी अभी देखिए स्टील प्लांट अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो इसमें भी कई बार आती है कि आपने स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप की हो तो आपके लिए परमानेंट पोस्ट है। पावर प्लांट भी अच्छे हैं। IOCL आपको स्टाइपेंड अच्छा देता है, IOCL में वैकेंसी आती है, तो IOCL से अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तो आपको वेटेज मिल जाता है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग जिसमें भी अप्रेंटिसशिप आए आप अप्लाई करते रहिए, एंड जिसमें हो जाए फिर आप वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दूसरा, आपके मन में एक सवाल आएगा, मान लीजिए कि आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली, मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली सेल में, अब आपका बाद में सिलेक्शन हो गया रेलवे में, तो क्या आप इसको छोड़ सकते हैं? तो यस, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपका अप्रेंटिसशिप पूरा नहीं हुआ है तो आप अपने लाइफ टाइम में 2 बार अप्रेंटिसशिप छोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं एंड आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार। तीसरी बार आपका, अगर मान लीजिए सेल छोड़ा आपने मेट्रो ज्वाइन किया, मेट्रो छोड़ा आपने फिर से रेलवे ज्वाइन किया, 1 छोड़ा 2 छोड़ा, अब रेलवे आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो अब आप आगे अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें एक है, पहले आप लाइफ टाइम में कई बार छोड़ सकते थे, बट अभी है आप अप्रेंटिसशिप सिर्फ बीच में 2 बार टर्मिनेट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है उसे आप ऑनलाइन जाके अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल से टर्मिनेट कर सकते हैं। आफ्टर अप्रूवल आपकी अप्रेंटिसशिप बंद हो जाती है। बिना टर्मिनेट किए आप अप्रेंटिसशिप मत छोड़िएगा। अगर आपने एक बार अप्रेंटिसशिप कर ली तो आप दोबारा अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। ये आप कुछ भी ट्राई कर लेंगे, अप्रेंटिसशिप आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर आपका आधार कार्ड से लेके सब कुछ उससे लिंक रहता है। आप दोबारा अप्रेंटिसशिप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई आपकी अप्रेंटिसशिप कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि सरकारी अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या प्राइवेट। तो देखिए, पहला प्रेफरेंस आप दीजिएगा सरकारी को। ठीक है, सरकारी अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये होता है कि जब उनमें परमानेंट जॉब आती है तो आपको उसका अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है। बट मान लीजिए आप ओवर एज हो चुके हैं, या सरकारी अप्रेंटिसशिप जनरली जब रेलवे में आती है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, हाई स्कूल आपका 50% होना चाहिए। मान लीजिए ये नहीं है, ओवर एज हो चुके हैं आप, आपकी मेरिट कम है, सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप प्राइवेट अप्रेंटिसशिप बहुत सारी हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। क्यों कह रहे हैं हम अप्रेंटिसशिप करने को? इसलिए कह रहे हैं, कई बार जब वैकेंसी आती है सरकारी में तो बोलता है ITI हो प्लस 1 ईयर का आपके ट्रेड में अप्रेंटिसशिप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ ये नहीं कहता कि अप्रेंटिसशिप प्राइवेट से होनी चाहिए या सरकारी से होनी चाहिए, बस ये कहा जाता है अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप ITI के बाद करना ज़रूरी है। बाकी ITI के बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं, किस फील्ड में आप तैयारी कर सकते हैं, ITI के बाद क्या क्या स्कोप है, इस पे एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए, इसलिए हमने इसमें सिर्फ अप्रेंटिसशिप के बारे में डिस्कस किया है। जो सवाल, जो क्वेश्चन, जो डाउट आपके मन में बन रहे हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिएगा, लाइक भी ना किए मत जाइएगा, एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपके साथ अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।